हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कौन सी जंग की तैयारी शुरू हो रही है आज से, ये बता दो। हाँ भाई, बहुत दिनों बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद आज क्लास शुरू होने जा रही है मेरे साथ आप लोगों की। चलिए, क्या आवाज क्लियर आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल टू ऑल? ठीक है। चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप सभी का भी वेलकम है मेरी क्लास में, आप सभी की। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को, जय हिंद। यंग लग रहे हैं। हाँ, आज ही शेविंग और कटिंग करवाई है तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को प्यारे बच्चों। सर, आप ही पढ़ाना सारा मैथ्स। बेसिक ही पढ़ाऊंगा, बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो। मैं बहुत बढ़िया हूं। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। समय व्यर्थ ना करके शुरू करते हैं। आप वापस आए तो हम आ गए। ओके मेहुल। डायरेक्ट सर ट्रेगो शुरू हुआ। मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूं, परेशान मत हो यार, हम है ना। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत करी है मैंने इस क्लास की। कारण क्या है? क्योंकि वेटेज देख रहा हूं मैं, आप लोग भी देखिए। वेटेज जो मैंने देखा इस बार एग्जाम्स में 2017 के पैटर्न से लगातार समझने का प्रयास किया, तो देखिए पैटर्न कितना इंक्रीज हुआ है। 7, 6, 8, 9, 9, 13, 3। यहां तक एग्जाम में क्वेश्चन कम थे, लेकिन यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं यार, है ना जी। ये मैथ्स की क्लास सीडीएस के लिए इनफ है। जी हाँ, सीडीएस के लिए ही इनफ है। सीडीएस आपने कर लिया तो एफ कैट, सीएपीएफ सब हो जाएगा यार, क्यों परेशान हो। सवाल ऐसे मत पूछो रमनदीप सिंह जी, ऐसे सवाल मत पूछो कि जवाब मिलेगा, क्यों परेशान हो। ट्रिगो के वेटेज की बात कर रहे हो ना, हम भी इसी के बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो, 12, 14, 13, 14, 14, 13, 8, 11, 7, लगातार वेटेज भी बढ़ता जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, एडवांस मैथ्स का। ठीक है, अभी हम लोगों का टारगेट होना चाहिए। अब प्लीज सभी लोग शांत हो जाएं और मेरी बात को ध्यान से सुने। अभी हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें किसी भी हाल में मैथ्स को सीखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को साइड रखो और नॉलेज पर फोकस हो जाओ। ये सोच कर मत पढ़ो, कभी भी सोच कर मत पढ़ो कि आप किसी एग्जाम को फोकस्ड है, सबसे पहली बात। ठीक है, और अभी मेरे को पढ़ाने दो थोड़ा सा। तेरा मैथ्स थोड़ा ढीला है, स्ट्रांग करवा दोगे ना? बिल्कुल करवा देंगे, थोड़ा भरोसा रखो, थोड़ा सा समय दो। मेरी क्लास में सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो दो चीजों की है। एक फेथ यानी कि भरोसा, दूसरा पेशेंस बहुत जरूरी है। और जो मैथ्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं यूपीएससी एग्जाम के लिए, सीडीएस के लिए, अब सुनना, इसमें कौन कौन से एग्जाम कवर हो जाएंगे। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, कवर होगा। सीएपीएफ का एग्जाम दीजिए, कवर होगा। आप एफकेट का एग्जाम दीजिए, कवर होगा। आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, कवर होगा। चाहे कोई सा भी एग्जाम दीजिए, किसी भी लेवल का एग्जाम दीजिए, कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसका मैथ्स मैं कवर नहीं करा दूंगा, गारंटी के साथ ये बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। फिर दोबारा समझिए, मैथ्स की बात की जाए तो सीडीएस का जिसने कोर पढ़ लिया वो कोई सा भी एग्जाम दे सकता है और कोई सा भी एग्जाम वो क्लियर कर सकता है, बशर्ते दो तीन चीजों का ध्यान रखें। प्लीज शांत रहें, बार बार एक ही बात ना दोहराएं। सभी को बार बार मैं अलग अलग से जवाब नहीं दूंगा।
लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, पहली क्लास है तो मैं कुछ रूल्स यहां पर सेट करना चाहता हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहला टॉपिक जब तक कंप्लीट ना हो जाए आपका, तब तक ये ना मानो कि आपने सब कुछ सीख लिया है। जिस दिन मैं आपसे कह दूं कि अब आपने सब कुछ सीख लिया है, आप हर टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हैं, जिस दिन ये वर्ड मैं कह दूं, उसके बाद आप जो चाहे वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, जो चाहे वो सब्जेक्ट और क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, किसी उस टॉपिक से कोई भी। तो आप अभी ये सब चीजों पर फोकस मत करें, बिल्कुल शांत रहें, अपने आप को बिल्कुल शांत रखें। सबसे पहले पेशेंस इज कंपल्सरी। मेरी क्लास में पेशेंस बहुत जरूरी है। दिमाग में सवाल, मैथ्स को सीखने के लिए सवाल होना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ऐसा क्यों है। ये बात मैं हर क्लास में कहता हूं, पहली क्लास में, और कोई भी स्पैम नहीं करेगा। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, मैं सवाल भी खड़ा करूंगा और जवाब भी मैं ही दूंगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, शांति से सिर्फ बात को समझें, समझ में आएगा, गारंटी मेरी है। इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, ये बच्चा जो है, ये जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि इतने दिन से मैथ्स की क्लास नहीं हो रही है, वो ऐसे ही परेशान नहीं, उनको पता है, उनको पता है कि ये टीचर पढ़ाने आया, इनसे पढ़ा हुआ है, हमने ये सिखा देंगे डेफिनेटली। तो भरोसा है, तो उनके भरोसे पे थोड़ा सा भरोसा बना के रखो। तो मैं चैट को थोड़ी देर के लिए यहां पर बंद करना चाहूंगा, आप लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, अब मेरी बात को कंप्लीट होने दें, क्योंकि आपकी चैट्स चलती रहेंगी, सवाल वही आएंगे घिसे पिटे। मुझे पता है, पहले से इतने सारे बैचेस पढ़ाए हैं, बच्चों के दिमाग में क्या क्या सर बेसिक से पढ़ाया जाएगा। आपको ये बात मैं बोलूं कि बेसिक से पढ़ाया जाएगा, उससे बेहतर है कि आप पढ़कर देखो ना। पहली क्लास है, आप पढ़कर देखो क्या बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। पहली चीज, आप ये मत बेसिक से पढ़ाया, हर टीचर बोलता है वी विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो टू द हीरो लेवल। मैं ये बात बोलूंगा नहीं, आई विल प्रूव इट। समझ रहे हो ना, एक्शन स्पीड्स लाउडर देन वर्ड, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। ठीक है, तो मैं एक्शन पर बात करूंगा। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं बिना समय गवाए। मेरे पढ़ाने के तरीकों को समझो। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो, जो पहले से यूट्यूब पे सेशन देख चुके हैं या इन्होंने पहले भी कोई बैच परचेज किया है, पढ़ा है लेकिन ध्यान नहीं दिया है, लेकिन एग्जाम देते ही समझ गए। हर क्लास में मेरा पढ़ाने का तरीका रहेगा कि मैं सबसे पहले मैं आपको बेसिक कराऊंगा, बेसिक के बाद मेरे खुद के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, फिर उसके बाद उसी को प्रूफ करने के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेकर आता हूं। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये मेरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो बेसिक करवाने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा। और मैं एक बात बता दूं, बहुत टाइम के बाद, लगभग 20-25 दिन के बाद, और ज्यादा ही मान लो, क्योंकि सीडीएस का एग्जाम हुआ तब से मैंने सीडीएस पढ़ाया भी नहीं, सितंबर में एग्जाम हो गया था, तो सितंबर के बाद पूरा सितंबर निकल चुका है, अक्टूबर आधा निकल चुका, 1.5 महीने के बाद मैं ये पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप लोगों को एक बात समझाना चाहूंगा, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मैथमेटिक्स। बहुत टाइम से वो छोटी मोटी मैथ्स पढ़ा रहा हूं, सीसेट वगैरह की। अभी मैं पटना में हूं, ऑफलाइन क्लासेस के लिए आया था, पिछले 1 महीने से मैं यहीं पर हूं, और परसों मैं वापस अपने घर जा रहा हूं। तो ये जो मैथ्स है ना, ये मैं जब पढ़ाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूं। तो सोचो, मैं इतना इंटरेस्ट लेता हूं तो तुमको कितना इंटरेस्ट दिलवाऊंगा। सिर्फ क्या चाहिए मुझे? 2 चीजें, आपका भरोसा और आपका पेशेंस। 2 चीजें रखो, क्लास खत्म होने दो, फीडबैक जब आपसे पूछा जाता है, बुरा लगे तुरंत लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल चीजें सीखने के लिए अगर आए हो तो सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। सिर्फ 2 चीजें रखना अपने पास, एक मेरे ऊपर भरोसा और अपने ऊपर भरोसा, और दूसरा पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने हाई स्कूल्स में नहीं पढ़ा है तो मुझसे नहीं होगा, तो आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मेरे पास 11th-12th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं था, तो हमें हाई स्कूल तक का ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ठीक है ना। तो समझ में आएगा, बेफिक्र रहो, टेंशन मत लो। तो ये मेरे खुद के कुछ सवाल होते हैं जो मैं हर क्लास में कराता हूं। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पकड़ के चलता हूं। देखो 2013, 18, 19, 20, 21, 22, तो अभी क्या है 21 तक लिए हैं।
हर क्लास में आपको रीसेंट ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप बेफिक्र रहो। मैं इनके स्नैपशॉट इसीलिए लगाता हूं ताकि ईयर लिखा हो 1 में आया था या 2 में आया था, तो आप ये ना सोचो कि टीचर अपने मन से आता है पढ़ा के चला जाता है। आप चेक करिए पीवाईक्यूज हैं या नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा भरोसा और पेशेंस, दो चीजें। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। अब हम बेसिक पर आते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुने, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो भैया ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो 3 शब्दों से मिलाकर बना है, एक ट्राई और एक गोनो और एक मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स या फिर एंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। 3 साइड्स एंगल मेजरमेंट। अब 3 साइड्स की बात हो या एंगल्स की बात हो तो यह हर बच्चे को पता होता है कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें 3 साइड्स या एंगल्स का मेजरमेंट होता है। तो 3 साइड्स और एंगल किस में होते हैं? ट्राइंगल में होते हैं। किस में होते हैं? ट्राइंगल में होते हैं। और उन्हीं 3 साइड्स और एंगल का मेजरमेंट ही आपका कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करेंगे ट्राइंगल्स की, और 99%, वो 1% क्यों छूटा उसका कारण मैं आपको जरूर समझाऊंगा। 99% ऑफ द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल की बात आ गई है गुरुजी, तो राइट एंगल ट्राइंगल पर डिस्कशन तो बनता है। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और यहां पर 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल, एक एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं बनाता हूं, और मैं अभी पूछता हूं किसी से कि मुझे यह बताइए, यहां पर एक एंगल थीटा हो गया, और मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मुझे यह बताओ कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा? परपेंडिकुलर कौन सा होगा जिसको हम लंब कहते हैं हिंदी में। और मैं पूछता हूं कि बेस कौन सा होगा जिसको हम आधार कहते हैं। और मैं आपसे पूछता हूं कि हाइपोटेनस कौन सा होगा जिसको हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स जिनको ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी नहीं है, जिनको राइट एंगल ट्राइंगल की जानकारी नहीं है, प्रॉपर जानकारी और प्रॉपर जानकारी में फर्क होता है, तो वो मोस्ट ऑफ द पीपल्स मेरे को ये कह देंगे कि सर इसमें जो परपेंडिकुलर है वो ए बी होगा, बेस जो है वो बीसी होगा, और हाइपोटेनस जो है वो एसी होगा। और मैं ये बात आपसे कहता हूं कि ये सरासर गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। सबसे पहला मिथ जो आपके दिमाग में डाला गया है वो आपकी गलती नहीं है, आपको पढ़ाने वाले टीचर्स की गलती है, क्योंकि वो हर बार आपके इस एंगल को यहां ना दिखाकर यहां दिखाया करते थे। जहां पर उनको एंगल दिखाना चाहिए था वहां ना दिखाकर वो हमेशा ही यहां पर एंगल को शो करते रहे। और जब वो एंगल को हर बार यहां शो करते रहे, जिसकी वजह से ये परपेंडिकुलर बनता रहा, ये बेस बनता रहा, और ये हाइपोटेनस बनता रहा। सही क्या है मैं आपको समझाता हूं। सही ये है कि जब एंगल की बात हो रही है तो एंगल थीटा यहां बना है, यानी कि एंगल ए की बात हो रही है। जब एंगल ए है हमारे पास तो उसके सामने हमारे पास हमेशा होगा परपेंडिकुलर, यानी कि बीसी हमारा परपेंडिकुलर है, जो कि एंगल के अपोजिट रहता है, जो कि एंगल के अपोजिट रहता है। दूसरा, बेस की बात करें, हाइपोटेनस ऑलवेज 90 डिग्री के अपोजिट रहता है। ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये हमेशा हाइपोटेनस होगा, यानी कि जिसको आप कर्ण कहते हो। ये एंगल यहां है तो ये परपेंडिकुलर बनाएगा, और बाकी का जो बचेगा वो बेस होगा। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात आ गई, क्या गुरुजी ये ट्रायंगल इस पर टिका हुआ है तो ये बेस होना चाहिए। पहली बात तो ये कि बेटा ये ट्रायंगल ना बीसी पर टिका है
ना AB पर टिका है, ना AC पर टिका है। ये एक 2 डायमेंशनल फिगर है, द्विविमीय आकृति है। और 2 डायमेंशनल फिगर कभी भी किसी पर टिका नहीं होता, एक प्लेन सरफेस पर पूरा फ्लैट होता है। जबकि आपका 3 डायमेंशनल फिगर जो होते हैं, 3D फिगर्स इसको हम बोलते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, पिरामिड, ये किसी पर टिके होते हैं, इसलिए वहां पर बेस अलग होता है। तो बेटे भूल के भी ये मत सोचना कि BC पर टिका है। बेटा मैं अगर इसको ये बोल दूं कि इस बोर्ड को मैं ऐसा खड़ा कर दूं, अभी ये लैंडस्केप मोड पर है, मैं पोर्ट्रेट में लगा दूं तो आप तुरंत पलट जाओगे अपनी बात से और कह दोगे सर अब तो ये AB पर टिका है। जबकि मैंने फिगर को तो छेड़ा ही नहीं, मैंने तो बोर्ड को छेड़ा है, सिर्फ मैंने बोर्ड को छेड़ा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? बहुत सिंपल सी बात है। तो याद रखे कि एंगल अगर यहां शो हो रहा है, ए एंगल की बात हो रही है, तो उसके सामने ये परपेंडिकुलर और 90 के सामने ये हाइपोटेनस और बाकी का जो बचेगा वो बेस। समझने और पॉइंट नोट करने वाली बात क्या है कि 90 के सामने हाइपोटेनस और बाकी का जो बचेगा वो हमारे पास, यहां लिख देता हूं, AC हमारा पर हाइपोटेनस हो गया और AB हमारा बेस हो गया। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा और बाकी का जो भी बचेगा वो हमारा बेस कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। अब होगा क्या कि अगर मैं इस एंगल को, यदि मैं इस एंगल को यहां से चेंज कर दूं, जैसे ये पहले A पर था, अब ये B है और ये C, तो 90 के सामने तो हमेशा हाइपोटेनस बन ही रहा है। अगर इस एंगल को यहां से हटाकर मैं यहां ले आऊं, इसको थीटा लिख दूं, तो अब मेरा परपेंडिकुलर ये बनेगा और उसके बाद बेस मेरा ये बनेगा। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये बदलता नहीं है। जबकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, पलट जाएंगे, बदल जाएंगे। बात क्लियर हुई? अब ध्यान से सुनना, हमें इस एंगल पर फोकस करना होता है क्योंकि एंगल डिसाइड करता है कि उसके सामने परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, एंगल डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर कहां होगा। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए जो हिंदी मीडियम छात्र रहे हैं उन्होंने ये पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, और जो इंग्लिश मीडियम छात्र रहे हैं उन्होंने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमारे पास 6 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? होते तो 3 ही है, लेकिन 3 उनके इनवर्स होते हैं। तो साइन थीटा, एक एंगल हमें लेना होता है इसके साथ, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये कुछ चीजें जो हैं वो हमेशा दिमाग में रह जाती हैं। साइन कॉस टेन, 3 इनके इनवर्स होते हैं। जैसे साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, कॉस का इनवर्स होता है सेक और टेन का इनवर्स होता है कॉट। तो साइन निकालने के लिए हमें लंब बटे कर्ण, ये कॉस होता है और ये टेन होता है। साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, कॉस का इनवर्स होता है सेक और टेन का इनवर्स होता है कॉट। दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर मत देना, ये मत सोचना कि एक ही बार में 100% दिमाग में आ जाएगा। बहुत टाइम से जिन्होंने मैथ से पीछा छुड़ा रखा है, 12th में नहीं रहा, ग्रेजुएशन में भी नहीं लिया है, वो लोग ये सोचें कि भाई हमने मैथ्स पढ़ा नहीं है तो हमसे होगा कि नहीं। आप सिर्फ क्या बोला, भरोसा खुद पर और मुझ पर और पेशेंस, धैर्य, ये 2 चीजें रखना। सिर्फ एक मूवी की तरह देखते रहो कि एक सामने एक एक्टर खड़ा है, कुछ सिखा रहा है, उसे सीखना है। ठीक है, बस इतना ही फोकस रखो। ऐसे ही इंग्लिश में लिख देता हूं मैं यहां पर, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉसेक होता है, ये सेक होता है और ये कॉट होता है। ठीक है, तो चलिए इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दूं।
साइन का मतलब लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस कह लो या लंब बटे कर्ण कह लो। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम के हिसाब से सीख लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश के हिसाब से सीख लें, ठीक है। क्वेश्चन भले ही मैं इंग्लिश में लेकर आऊंगा सारे, हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के, बट हिंदी इंग्लिश मुझे दोनों आते हैं। जिसका आपको मतलब पूछना है आप पूछ सकते हैं। मैंने चैट बंद कर रखी है, थोड़ी देर रुकिए, अभी खोलेंगे। कॉस की बात करें, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस या आधार बटे कर्ण, और यहां पर टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू लंब बटे आधार। कॉसेक की बात करोगे तो कॉसेक पलट जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, और कर्ण बटे लंब। सेक हाइपोटेनस अपॉन में बेस यानी कि कर्ण बटे आधार, और कॉट बेस अपॉन में परपेंडिकुलर या आधार बटे लंब। क्लियर हुई बात? समझ गए? बहुत छोटी सी बात लिखी है अभी मेरे, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। यहां से एक चीज और हमको समझ में आई कि साइन का इनवर्स कॉसेक होता है, कॉस का इनवर्स सेक होता है। इनवर्स देख लो, बी अपॉन एच है, ये उल्टा हो गया एच अपॉन बी, इनवर्स ही तो हुआ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये पलटकर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इस बात को भी क्यों ना लिख दिया जाए, क्या कि साइन थीटा जो है 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। और कॉस थीटा जो है 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, राइट। ये तीन चीज है। और एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड करूं, मैंने क्या बोला, साइन और कॉस को डिवाइड करूं, किसको डिवाइड करूं? साइन को और कॉस को डिवाइड करूं, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इससे ये कटा, यानी कि ये आ गया P अपॉन बी। P अपॉन बी का मतलब क्या हुआ? अरे ये तो टेन थीटा है, इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं कि टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। टेन थीटा का मतलब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी होता है। और ऐसे ही अगर कॉट थीटा आप निकालोगे तो वो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा भी होता है, राइट। अभी तक मैंने आपको सिर्फ तीन चीजें सिखाई हैं। एक तो मैंने आपको यह सिखाया कि हाइपोटेनस कहां होगा, परपेंडिकुलर कहां होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी। दूसरा मैंने आपको सिखाया लाल बटे कक्का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, दो चीजें, और इनवर्स कैसे बन रहे हैं वो आपको सिखा दिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या अगर है तो प्लीज बताइए फटाफट, जल्दी से। कमेंट मैंने ऑन कर दिए हैं, जल्दी से बता दीजिए। आराम से चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है अपने पास, बहुत टाइम है। तो आप मुझे बता दीजिए एक बार, क्या अभी बात क्लियर हुई सभी को? सिर्फ दो चीजें। अभी क्या है ना, मेरा और आपका कनेक्शन होना बाकी है। जब मेरा और आपका कनेक्शन एक बार बढ़िया से हो जाएगा ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। महबूब आलम जी थोड़ा पीछे करके फिर पढ़ो। ठीक है। अरे यार, अभी हेमंत मौर्य जी, अभी ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए थोड़ा समय रहेगा, थोड़ा अभी प्लीज इन पर बात नहीं करते, अभी हम सिर्फ पढ़ने पर फोकस करते हैं, ठीक है। लास्ट वाला बोला कि एक बार फिर बता दीजिए। एक बात बताओ, अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड कर दूं तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट गया तो क्या आ गया? P अपॉन बी। तो आप लोगों ने अभी P अपॉन बी किसका पढ़ा है? P अपॉन बी टेन थीटा होता है।
तो बेटा इसीलिए टेन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ऐसे ही अगर मान लो आपको कॉट थीटा पता करना है, अब आप उल्टा कर दो, अब आप उल्टा कर दो। क्या? अब आप इसमें इसका डिवाइड करो, तो कॉस थीटा में जब आप साइन थीटा का डिवाइड करोगे तो क्या होगा? ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस और ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इससे ये कट गया तो आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर का मतलब कॉट होता है कि नहीं होता है? ये चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, पढ़ो आराम से बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पीड स्लो ही रखेंगे, हर कॉन्सेप्ट के बाद दो चीजें बताऊंगा मैं आपको धीरे धीरे। ठीक है, इतना भी बेसिक नहीं, धीरे धीरे चलेंगे यार। देखो मुझे सबको साथ में लेकर चलना है, मेरे लिए सभी बराबर हूं। आइए आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे पाइथागोरस थ्योरम पर। पाइथागोर नाम था उनका, आजकल हम पाइथागोरस गोरस करते हैं, गोरस नहीं है एक्चुअली, पाइथागोरस एक्चुअली एपोस्ट्रोफी एस होता है बीच में, और उसकी थ्योरम की बात करते हैं। पाइथागोरस जी ने क्या किया, क्या थ्योरम दी, एक्चुअली क्या था, ये उनकी रिसर्च थी। ठीक है, ध्यान से सुनो, आराम से समझो। हाँ, ये सब याद करना पड़ेगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। सबको जितना भी बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, सारी चीजें दिमाग में हमेशा रखनी पड़ेगी, वरना बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। ठीक है ना, बहुत समस्या खड़ी हो सकती है। अब सुनिए ध्यान से मेरी छोटी सी बात को। पाइथागोरस जी ने बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। अब सुनिएगा, ध्यान से सुने, मैं चैट बंद करूंगा तभी आप सुनते हो, वरना आप लोग लगे रहते हो चैटिंग में। पाइथागोरस जी ने बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, और हर बार वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते थे जब भी, तो वो एक चीज पा रहे थे। क्या पा रहे थे? वो देख पा रहे थे कि हर बार किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस की स्क्वायर करने पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है। कोई भी आप ट्रिपलेट ले लो, जितने भी ट्रिपलेट है, मैं आपको ट्रिपलेट बनाना भी सिखाऊंगा, परेशान मत हो, जब ट्रिपलेट का नंबर आएगा वो भी सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए ये 3, ये 4 है, सॉरी ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो हर बार इसका स्क्वायर करो कितना आएगा? 25, इसका स्क्वायर करोगे 16 और इसका स्क्वायर करोगे 9, तो इनके सम के बराबर ही ये आ रहा है। तो इसी को उन्होंने एक थ्योरम के तौर पर लिख के दे दिया, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम पढ़ते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो हमेशा बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ, ज्यादा टेंशन मत लो। किसी को लग रहा है बहुत ज्यादा बेसिक हो रहा है, थोड़ा धैर्य रखो, नया सीखने को मिलेगा, गारंटी मैं दे रहा हूं। चाहे कितना भी तुमको बेसिक आता हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं फंसा दूंगा बेसिक में। और यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम जो है वो बेसिक पर ही चलता है मेरे भाई। अगर ये सोच लोगे कि हमें बेसिक नहीं पढ़ना, हमें आता है, तो कहीं ना कहीं लपेट दिए जाओगे एग्जाम में। तो शांति से सुनते रहो। तो ये उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दे दी। अब पाइथागोरस जी यहीं तक नहीं रुके, वो यहीं तक नहीं रुके, अब उन्हें ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाना था। उन्हें क्या करना था? ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाना था। तो वो थोड़ा सा और आगे गए। क्या किया उन्होंने? अब उन्होंने यहां से इजाद की, जिसको बोला उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या बोला? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसको हिंदी में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वसमीकाएं। कैसे निकली? ये 3 आइडेंटिटी निकली। कैसे निकली? उन्होंने बोला कि देखो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। बिल्कुल सही बात बोला उन्होंने। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं, इस पूरी पाइथागोरस को हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हाइपोटेनस के स्क्वायर से उन्होंने डिवाइड कर दिया। जब उन्होंने डिवाइड किया तो उन्होंने पाया कि चलो इससे तो ये कट रहा है, एक आ रहा है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर कह सकता हूं मैं इसे। बिल्कुल सही बात। क्या इसको बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर कह सकता हूं? बिल्कुल सही बात है। जैसे ही इनके सामने ये आया तो उनको तुरंत बात कौन सी याद आई? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसमें P अपॉन H
P अपॉन H किसका होता है? साइन का। और B अपॉन H किसका होता है? कॉस का। तो उन्होंने तुरंत इसकी जगह क्या लिखा कि P अपॉन H साइन होता है, इसीलिए हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं, और इसको कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं, और बराबर 1। जब इसको सॉल्व किया गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया? 1। और इसी को बोल दिया उन्होंने आइडेंटिटी नंबर 1, जो 3 होती हैं टोटल। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 1। अब इसी तरीके से उन्होंने पहली आइडेंटिटी निकाली, फिर दूसरी आइडेंटिटी निकालने के लिए क्या किया, उन्हें फिर दोबारा उन्होंने लिखी अपनी पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। पिछली बार उन्होंने डिवाइड किया था हाइपोटेनस के स्क्वायर से, इस बार उन्होंने परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। जब उन्होंने डिवाइड किया तो पाया कि ये तो कट गया, 1 हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, और इधर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। तो बात फिर दोबारा आई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोले? हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो उन्होंने देखा B अपॉन P, यानी कि B अपॉन P किसका होता है? कॉट का। H अपॉन P, तो H अपॉन P किसका होता है? कोसेक का। तो तुरंत उन्होंने क्या लिख दिया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको उधर शिफ्ट कर दें अगर, तो हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा माइनस होगा, तो हमें क्या देगा? 1 देगा। और इसको आइडेंटिटी नंबर 2 बोला गया। क्या बोला गया? आइडेंटिटी नंबर 2। राइट। तो देखो, हमने हाइपोटेनस का स्क्वायर किया, हमने परपेंडिकुलर का स्क्वायर किया, अब क्या बचा है हमारे पास? अब हमारे पास बचा है बेस का स्क्वायर। तो फिर दोबारा आइडेंटिटी लिखेंगे, और ये याद हो जाएगी, बहुत आसान है अगर निकालनी आती है तो। अब की बार मैं बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं? बेस के स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, ये कट जाएगा, 1 देगा, और ये हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10। बार बार लिख रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि आप सभी भूले नहीं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये कॉट देगा, सॉरी कोसेक देगा। यहां से हमें चाहिए क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि 10 होता है, ये अपॉन दिस। और क्या चाहिए? हाइपोटेनस अपॉन में बेस, जो कि क्या देगा? सेक। तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहां पर दिया सेक स्क्वायर थीटा। तो जब हम इसको उधर शिफ्ट करेंगे, 1 को यहीं छोड़ देंगे, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हुई आइडेंटिटी नंबर 3। आइडेंटिटी नंबर 3। राइट। 3 आइडेंटिटी। फिर दोबारा बोल रहा हूं, अब ये आई कैसे वो बता दिया है, क्या वो याद रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बचपन से पढ़ी होंगी, और ये ऐसी पढ़ा दी जाती है, कारण नहीं बताया जाता है। कारण क्या था? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। तीसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हुआ सभी को? यहां तक कोई दिक्कत समस्या अगर है तो प्लीज बताएं, अदरवाइज हम यहां से अब और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, इतना बताएं। बोले ऑल क्लियर सभी को? डज दिस पी बाई मीन्स साइज ऑफ परपेंडिकुलर डिवाइडर? अरे उस पर भी आएंगे, तुम परेशान, छोड़ दो उसको। रेशियो है, इट्स रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पटना में कहाँ है? अभी हम पटना में हैं, परसों निकल जाएंगे यहां से दिल्ली, शाम की फ्लाइट है 4:30 की। डन अंडरस्टूड, ओके, ठीक है,
क्लियर? एक एक चीज पूछता चलूंगा मैं, आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। अब चलिए, अब इनकी और गहराइयों में चलते हैं, और गहराइयों में चलते हैं, मजा आएगा। धीरे धीरे चलेंगे आगे, एकदम जल्दबाजी में नहीं। अब मैं चैट फिर ऑफ कर रहा हूं, समझा देता हूं, परेशान मत हो। ये ऑफ किया, अब आगे बढ़ो। अब जब पाइथागोरस जी ने ये तीन, पहले सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपनी थ्योरम दी, थ्योरम के बेसिस पर उन्होंने तीन आइडेंटिटी दी। अब यहां तक भी वो नहीं रुके, माने ही नहीं, बोले नहीं अभी तो और बाकी है। बोले क्या बाकी है, देखो। उन्होंने कहा कि देखो मैंने दो आइडेंटिटी ये दी है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमने कहा बिल्कुल सही दिया आपने, कुछ गलत नहीं दिया। फिर वो बोले फटाक से क्या, तो तुमको ये भी पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। हमने कहा ए प्लस बी, ए माइनस बी। हमने जब ये बात बोली, बोले बस अब यहां समझो कि जब तुमने कहा कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और जैसा कि तुम जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, एक बार जुड़ता है एक बार घटता है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। तो बोले तो मैं अपनी आइडेंटिटी को ऐसे क्यों नहीं लिख सकता हूं। मैंने कहा लिख सकते हो आप, cosec थीटा एक बार जोड़ दो कॉट के साथ और एक बार घटा दो, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। बोले हां। अब फिर वो बोले क्या कि अगर मान लो, और बड़े सवाल आए यार, इससे बहुत क्वेश्चन आए, सच बता रहा हूं मैं। वो कहते हैं कि अगर मान लो मैं ये बात कह दूं कि यदि, पेन चेंज करें थोड़ा बढ़िया सा लिखते हैं, कि यदि cosec थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू x है, अगर इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू x है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसकी वैल्यू x है तो इसके नीचे चली जाएगी x, तो इसकी वैल्यू 1/x आ जाएगी। यानी कि यदि ये इतना है तो देन तब cosec थीटा माइनस कॉट थीटा जो होगा वो 1/x होगा। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, गलत क्या है इसमें, कुछ गलत नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि एक बात बताओ, अगर ये x है तो ये 1/x है, तो अगर मैं कह दूं कि ये x है तो क्या ये 1/x नहीं होगा। बोले यही तो मैं कहना चाहता हूं कि इनमें जो रिलेशन होगा वो वाइस वर्सा होगा। वाइस वर्सा मतलब होता है परस्पर। परस्पर का मतलब जितना प्यार तुम करते हो सामने वाला भी उतना ही प्यार करे, तभी रिलेशन चलता है लंबा। बेटा तुम मरे जा रहे हो, तुम उसके लिए दिन रात पढ़ रहे हो और उसको तुम्हारी कोई चिंता फिक्र नहीं है, तुमसे कह रही है कि पढ़ो रात में और खुद रात में कहीं और बात कर रही है, तो क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई का। इससे नहीं, पढ़ाई का मतलब है लेकिन उससे दूर रहने में भलाई है। दूर रहो, जो तुम्हारा है वो तुमसे दूर नहीं जा सकता, जो तुम्हारा नहीं है तुम उसको कभी अपने पास नहीं बुला सकते हो, समझ रहे हो। तो उससे दूरी बना के रखो, अपनी लाइफ में मस्त रहो, किताबों के साथ मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और फैमिली में इतना प्यार मिलता है यार, बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, चलिए। तो वाइस वर्सा रिलेशन कैसा होता है, फॉलो होता है इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बोले कि देखो मैंने इसके साथ किया, हमने कहा हाँ ठीक है। बोले अब मैं इसके साथ भी करूंगा, किसके साथ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी तो 1 था। अगर ये 1 था तो मैं इसको भी लिख सकता हूं एक बार प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। हमने कहा ठीक है। तो बोले इफ, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x होगा तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x होगा। और ये भी कैसे फॉलो करेगा, वाइस वर्सा फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा, परस्पर समन्वय के साथ फॉलो करेगा। क्लियर है कि तुम सब्जी बना लो तो रोटी हम बना लेंगे, या तुम रोटी बना लो तो सब्जी हम बना लेंगे। समझ गए, क्लियर। तो भैया दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ तो उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। अब समस्या कहां आई, समस्या आई
इस वाली आइडेंटिटी के साथ। कौन सी वाली? फर्स्ट वाली के साथ। इसके साथ आई, फर्स्ट वाली के साथ। ये सब नोट्स बना लेना बहुत जरूरी है, ये छोटे छोटे नोट्स, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हमें यही याद नहीं आते और हम भूल जाते और एग्जाम में छूट जाता है, कारण यही है। ठीक है, तो इनको बना लीजिएगा। मैंने दो आइडेंटिटी के बेसिस पर इतना समझाया, क्या सभी को समझ में आया? एक बार कमेंट मुझे बताएं, क्या ये चीज समझ में आई? क्लियर करें फटाफट, मैं पूछता चलूंगा, जो जो पॉइंटर्स बताऊंगा उसके बारे में पूछता रहूंगा। ठीक है, बताइए फटाफट। अचल शुक्ला जी पहचान गए, या परेशान ना हो, हमें मालूम है। क्लियर है? ठीक है। जिसको जाना है वो जाता ही रहता है, बिल्कुल सही बात है। ऑल पॉजिटिव। ठीक है, देखो जिनको दिक्कत आई एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से देखो मैं क्या बोला। सिलेबस नहीं बताया, मैं सिलेबस अगर मैं ही बताने लगूं तो तुम क्या करोगे? बताओ, सिलेबस भी अगर मैं ही बताने लगा तो तुम क्या करोगे बालक? सिलेबस सोचो, एक टीचर की चलती हुई क्लास में सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हो। इस गणित में, हाई स्कूल तक की गणित में सब कुछ आता है तुम्हारे एग्जाम में, क्वेश्चन करेंगे। आर्मी वाली घड़ी है, अभी पटना आया था, एक ही ले आया, घड़ियों का तो मेरे पास भंडार है। पहनेंगे। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब समस्या उनके सामने खड़ी हुई तीसरी आइडेंटिटी के लिए। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहां पर थर्ड आइडेंटिटी जो हमारी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। क्यों होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब हम बात करेंगे। उन्होंने बोला कि देखो यार, अब इसके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं इनको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता जिसमें मैं इसको ब्रेक कर सकूं, तो मैं एक काम करता हूं। उन्होंने बोला, क्या बोला, फिर प्रूफ दिया उसका। उन्होंने बोला कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स होगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। यह बात उन्होंने बोली और यह भी कहा कि यह वाइस वर्सा होगा। लेकिन मेरे यह बात पल्ले नहीं पड़ी। जब मैंने सीखा, मैंने कहा अरे पहले दो की तो बड़ी सही व्याख्या है, यह तीसरा कहां से आया? ये तीसरा कहां से आया? इसकी व्याख्या क्या है? तो मुझे व्याख्या में क्या पता चला, आज मैं आप लोगों को बताता हूं। उन्होंने इसका प्रूफ दिया। कैसे प्रूफ दिया? उन्होंने कहा कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर अगर सी है और आपको चाहिए बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, या फिर उन्होंने यह भी कहा कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है, तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर। तो उन्होंने इसको पहली बात कहा कि ये दोनों जो है वो सेम है, ये अलग अलग नहीं है। फर्क क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है, त्रिकोणमितीय फलन जो है वो सेम उसी जगह पर है, लेकिन ये वेरिएबल इधर से उधर हुए और प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया। बोले ऐसी सिचुएशन आ जाए या फिर वेरिएबल्स को वहीं रखा जाए, प्लस से माइनस हो जाए,
लेकिन साइन इधर जाए और कॉस इधर जाए। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पहले वहीं थे, लेकिन इस वाले में ये इधर चला गया, इधर चला गया, और इसमें वेरिएबल इधर उधर हुए, जबकि वहां वेरिएबल्स वहीं के वहीं रहे। तो ये दोनों सिचुएशन सेम है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी परिवर्तन नहीं है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। हमने पूछा क्यों, तो बोले देखो ध्यान से सुनो, इन दोनों का ही आंसर जो होगा वो होगा अंडर रूट, पहले बात प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हमने कहा ऐसा क्यों, तो उन्होंने प्रूफ करके दिखाया। बोले देखो अगर मैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर मेरे पास सी है, तो बी कॉस थीटा माइनस ए, सॉरी मैंने सब कुछ चेंज कर दिया, पूरा ही ले आया इधर, ए को ए रखता हूं, कॉस को ले आता हूं, चलो कोई नहीं, कुछ भी ला सकते हो आप इधर उधर, बस ध्यान रखना कैसे ला रहे हैं। तो बी को यहीं और साइन थीटा, मैंने मान लिया कि इसकी वैल्यू एक्स है, ये मैंने लेट किया है, अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही। तो उन्होंने इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर किया, इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर किया और दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने पर रिजल्ट क्या निकला, देखो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि होगा ए स्क्वायर, ये a है पूरा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये b है पूरा, और प्लस 2ab, तो 2a और b साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो हुआ LHS का स्क्वायर, अब हमें RHS का भी स्क्वायर करना है, तो c स्क्वायर हो गया। आप ध्यान से देख लो, इक्वेशन नंबर 1 का हमने स्क्वायर किया, तो ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये RHS है, राइट हैंड साइड है, दोनों का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 को पकड़ा, इसका भी स्क्वायर किया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस आएगा, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। जब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो ये 2ab साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, और राइट हैंड साइड में x स्क्वायर आएगा। तो हमने सबसे पहले इक्वेशन 1 का स्क्वायर किया, फिर 2 का स्क्वायर किया, अब हम जोड़ देंगे। जब हम जोड़ेंगे तो ध्यान से देखो, ये पूरा टर्म कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है पूरा और ये माइनस का है। इनको जब जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन लेने पर यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लिया और इन दोनों को जोड़ दिया, प्लस इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो लेफ्ट हैंड साइड जुड़ गई, अब राइट हैंड साइड जोड़िए, तो सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। एक बार खुद भी करके देखना, इसको समझ में आएगा। अब मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्या साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 नहीं पढ़ा है, आइडेंटिटी नंबर 1। ये 1 हो गया तो ए स्क्वायर का 1 में गुणा होकर ए स्क्वायर ही आएगा, यहां से क्या आएगा, ए स्क्वायर, और ये भी 1 हो गया तो यहां आएगा बी स्क्वायर, और बराबर में क्या है, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सी स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दूं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर उधर चली गई। मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। ये हुआ यहां से प्रूफ, जो हमने डायरेक्टली लिख दिया था, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर से समझना क्या बोला मैंने, हमने लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का स्क्वायर करके दोनों इक्वेशन को जोड़ा है, स्क्वायर किया है।
ए प्लस बी और ए माइनस बी का स्क्वायर लगाया है, सॉल्व किया है और एक्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास। क्या किसी को इसमें कोई दिक्कत? क्या किसी को इसमें कोई दिक्कत? बोलो। और लेक्चर प्लानर में पूरा सिलेबस लिखा हुआ है ऑलरेडी, खोल के तो देखो, खोल के तो देखो मेरे भाई। हर सब्जेक्ट का सिलेबस इंडिविजुअली हमने वहां पर मेंशन किया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार खुद से भी स्क्वायर करके जोड़कर देखना। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम हैं बालक नादान। हम क्या हैं? बालक नादान। और कहा पाइथागोरस, श्रीमान पाइथागोरस जी। अब पाइथागोरस जी की बात हमको इतनी जल्दी कैसे समझ में आने वाली है? हमको कैसे समझ में आने वाली है पाइथागोरस जी की बात? हमने वायु सुनो, हाँ रूट, बिल्कुल रूट आया है स्क्वायर करने से, ठीक है। अब हमको ये बात कैसे समझ में आने वाली थी? हमने कहा पाइथागोरस जी एक बात बताओ यार, आपने ये समझा दिया, लेकिन हमको इसका कारण तो दो, ये क्या है? ये आप कैसे ले आए? ये आप कैसे ले आए? ये आपका रूट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आया? पाइथागोरस जी बोले कि भैया परेशान ना हो, शांति से बात को सुनो। हम क्या है, बालक नादान? कहां वो महान गणितज्ञ मैथमेटिशियन, और कहां हम, हमारा तो कोई लेना देना उनसे है नहीं। अब हमने बोला कि ठीक है चलो बताओ। तो बोले बच्चा ध्यान से सुनो, हमने तुमसे क्या कहा था? हमने कहा था कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की वैल्यू अगर c है तो a साइन b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होगी। मैंने कहा ये तो आपने अभी प्रूफ किया, ये तो आपने प्रूफ किया। तो उन्होंने बोला, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई देखो, अब मेरी बात को समझो। अगर मान लो इसको तुम्हें ऐसे दिखाना है, इस a की जगह पर मैं 1 रख दूं तो तुम्हें कोई समस्या? मैंने कहा नहीं, क्योंकि वेरिएबल है, कुछ भी हो सकते हैं। बोले और मैं b की जगह पे भी 1 रख दूं तो तुमको कोई समस्या? हमने कहा नहीं, अभी भी कोई समस्या नहीं। अगर a और b की जगह 1 आ चुका है, और बोले देखो, आप ध्यान से देखो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो तुमको दिखाई दे रहा होगा यहां। साइन थीटा 1 का मल्टीप्लाई करने से क्या ही फर्क पड़ता है? हमने कहा बात तो सही है, हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिखाई दिया। बोले इसी c की जगह पर सिर्फ तुमको क्या नहीं दिख रहा? x ना। ठीक है, मैं c को x रख देता हूं। क्या रख देता हूं? x। मतलब उन्होंने क्या किया, a की जगह 1 रखा, b की जगह 1 रखा और c की जगह कितना रख लिया? x रख लिया। हमने कहा ठीक है। अब जब उन्होंने ऐसा किया तो बोले अब बताओ जरा यहां पर सबको रख के, तो मैंने कहा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और c की जगह x है तो x स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखो क्या बोला वो, क्या बोले वो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर x है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा? x प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। बैकलॉग बहुत है सर, सब्जेक्ट का कोई उपाय बताओ। तुम देखो, अगर तुम ये हमारे पीसीएस की किसी मतलब किसी और की क्लास में होते, डिफेंस की क्लास में नहीं होते, सीडीएस की खासकर, तो सच बता रहा हूं मैं तुमको इस सवाल पे छोड़ देता। लेकिन तुम कहां पर हो? अभी तुम सीडीएस की क्लास में हो, वो भी यूपीएससी का एग्जाम है, और आपको एसएसबी क्लियर करना है, एक ऑफिसर बनना है डिफेंस का। जिन सवालों के जवाब तुम्हारे पास हो, अपने कमांडिंग ऑफिसर से उन सवालों के बारे में पूछना मत कभी भी।
ये बात ध्यान रखिएगा, समझ रहे हो। अगर आपको जिन सवालों के जवाब आपको पता हो ना, अभी अभिषेक कोठारी जी अभी करते हैं आपसे डिस्कशन करते हैं एक बार, जिन सवालों के जवाब तुम्हारे पास हो, बैकलॉग क्लियर करने का कौन सा ऐसा मंत्र है जो इस दुनिया में कोई और टीचर आपको बता दे जो मैं ना बता पाऊं? आप बताओ। दिवाली की छुट्टियां आ रही हैं, दिवाली शाम को सेलिब्रेट करो, बढ़िया तरीके से करो, कभी मना नहीं करते। सुबह उठो जल्दी, क्लास कंप्लीट करो, 1.5x के मोड पे लगाओ, जहां पर बातें हैं, जैसे मैं अभी बातें कर रहा हूं आपसे, मेरी क्लास में बातें बहुत कम होती है लेकिन मैं अभी कर रहा हूं, समझा रहा हूं, इसलिए इसको स्किप करो, आगे बढ़ जाओ। जल्दी से जल्दी उन क्लासेस को कंप्लीट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप उनको डेली डिवाइड कर लो कि कितना कंप्लीट करना है, वरना बैकलॉग बैकलॉग चिल्लाते रहोगे, टीचर से पूछोगे, कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं है। एक ही सवाल बार बार पूछना कोई भी समझदारी वाला काम नहीं है, आप खुद ही जान, आपको ही करना पड़ेगा, आप ही करेंगे, कोई टीचर आपके साथ बैठ के नहीं करेगा, ना आपके पेरेंट्स करेंगे, ना आपका कोई दोस्त करेगा, ना कोई आपका भाई करेगा, आपको ही करना है, कोई तरीका नहीं है बेटा। शांत रहो, सवालों को, ऐसे सवालों को बिल्कुल मत पूछो जिनके जवाब तुम्हारे पास है, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसमें आपका और मेरा और बाकी सभी का भी टाइम वेस्ट होता है। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5 रख के सॉल्व कर दीजिए सेम आइडेंटिटी। शांति रखो, थोड़ा थोड़ा शांति रखो लाला, हम सवाल पे आए नहीं अभी, लाला सवाल पे आने तो दो हमको, थोड़ा सब्र रखो, अभी तो कॉन्सेप्ट पे ही खेल रहे हैं, अभी उस लायक तुम नहीं हुए हो कि मैं कॉन्सेप्ट स्किप करके तुमको वहां पर पहुंचा दूं, ठीक है। और रही बात सवालों की, तो मैं अभी उस पर ले आऊंगा, थोड़ा सा सब्र और धैर्य की जरूरत है, क्योंकि हमें भी देखना पड़ेगा ना कौन सा सवाल अभी तुमको कराना है, कौन सा नहीं कराना है। आज की क्लास तो वैसे भी बेसिक में ही निकल जाएगी, पढ़ाने लायक आज कुछ बचा ही नहीं है, तो हम इसीलिए कुछ ज्यादा आपको सिखा नहीं रहे, बहुत लिमिटेड चीजों से शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है। और इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है कि मैं एक एक सवाल प्रूफ कर दूंगा कि प्रीवियस ईयर में आया है। बेटा अंधे में तीर नहीं चलाता हूं, जो मुझसे पढ़े हैं उनको पता है ये बात कि जब मैं अपनी पर आऊंगा तो एक एक चीज प्रूफ करके खत्म करूंगा। थोड़ा सा शांति रखो बस, ठीक। अब है क्या, ध्यान से सुनना, हमने ये चीज पढ़ ली, ये कैसे आया ये हमने समझ लिया। अब यहां पर होता क्या है कि ए की वैल्यू 1 होती है, बी की वैल्यू 1 होती है और ये x होता है, दैट्स वाई ये ऐसा आ जाता है, ठीक है। अब सवाल लोग सोच रहे हो कि ये कैसे बनते हैं, क्या ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो परेशान ना हो, शांति रखो। हमने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ धैर्य, शांति से सुनो और कुछ मत करो। अब आते हैं, ये तो हमने अभी आइडेंटिटीज की बात की और आइडेंटिटीज से ही हमने काफी कुछ सीख लिया। अब मैं आता हूं आगे की चीजों पर प्रकाश डालने का प्रयास करता हूं, आप ध्यान से सुने और समझें। अब हम आज पढ़ेंगे क्वाड्रेंट्स के बारे में। क्वाड्रेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी होते हैं क्वाड्रेंट्स, जिसको हम चतुर्थांश कहते हैं। आपने पढ़े आज से पहले भी होंगे, नो डाउट। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, आप कमेंट करते ही रहोगे, सुनोगे नहीं, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं इसको बंद ही कर दूं, मैं इसको बंद ही कर दूं, क्योंकि आप सुनोगे नहीं, आपका ध्यान मुझसे सवाल पूछने पे रहेगा और मैं चाहता नहीं हूं कि अभी सवालों की बौछार हो। अभी तो तुम उगे हो यार, बच्चे हो, और जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपने पिता से बहुत सवाल पूछता है। तो मैथ्स में हम तुम्हारे पिता हैं, तुम हमारे बच्चे हो, तो मैं चाहूंगा कि सवाल से ज्यादा आप पिता की बात को समझें, जो मैथ्स के पिता, मतलब मैथ्स तुम्हें सिखा रहा हूं इसलिए, ठीक है। मैथ्स के सवालों को समझने से पहले आप बेसिक को समझें। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है जी। चलिए, यहां पर 0 डिग्री से शुरुआत होती है। क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट है कि एक सर्कल को 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया और वहां से क्वाड्रेंट्स निकल के आई।
तो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये है हमारा 360। यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। चक्कर घुमाया और वहीं पहुंच गए तो 360 डिग्री कंप्लीट हो गया। ठीक। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मेरी बात को सुनना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब ये 6 रेशियो। कौन कौन से? साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि पहले चतुर्थांश में, ये सारे ही पॉजिटिव आते हैं। ये सारे ही कैसे आते हैं? पॉजिटिव आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब आपने देखा होगा, आप जो टेबल पढ़ते हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पढ़ते हो, कोई भी एंगल आपने माइनस में देखा है? साइन 90 1 होता है, क्या -1 होता है? क्या -1 होता है? होता। tan 60 √3, लेकिन -√3 नहीं होता। अब मैंने कौन कौन से एंगल बोले? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये 5 एंगल्स की बात हो रही है, जो बेसिक है अभी हमारे लिए। ठीक। ये पांचों एंगल्स 0 और 90 के बीच में, 0 से शुरुआत होकर कहां तक जा रहे हैं? 90 तक जा रहे हैं, फ्रॉम 0 to 90। अब मैंने इसीलिए लिखा कि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, जबकि आप 90 से ऊपर 180 में जाएंगे तो यहां पर आपको साइन का एंगल पॉजिटिव दिखेगा और कॉसेक का एंगल पॉजिटिव दिखेगा, बाकी सारे एंगल नेगेटिव हो जाएंगे। आप कॉस 120 डिग्री निकालो, कॉस 120 डिग्री निकालो, नेगेटिव आएगा, लिख के दे रहा हूं, क्योंकि 120 डिग्री 90 से आगे जा चुका है और 180 से पहले है, मतलब कहां है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है मेरे भाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। हम तो कॉस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कॉस 120 डिग्री की। यानी कि 100% इसकी जो भी वैल्यू होगी, जो भी इसका आंसर होगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी, वो नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव होगी 100%। फिर थर्ड क्वाड्रेंट पर आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और tan का उल्टा cot, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। जैसे साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहां पर tan का उल्टा cot, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो आप जब tan 200 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे या tan 210 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, तो 210 डिग्री का मतलब 180 से ज्यादा, 270 से कम, 180 डिग्री से ज्यादा, 270 से कम। मैं बात कर रहा हूं tan 210 डिग्री की। किसकी बात कर रहा हूं? tan 210 डिग्री की। और यदि मैं tan 210 की बात कर रहा हूं, यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो tan पॉजिटिव होगा, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन यहीं अगर मैं कॉसेक मान लो, चलो कॉसेक 210 डिग्री की बात करूंगा, तो वो नेगेटिव आएगा। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आएगा, कैसे आएगा, उस पर अभी हम चर्चा हमारी बाकी है। मैंने कहा क्या? हैव पेशेंस। हैव पेशेंस। जब किसी से ज्ञान लेते हैं तो सबसे बड़ा उसको जो गुरु दक्षिणा होती है वो होता है धैर्य। उसकी बात को सुनना, उसकी बात को समझना और उसकी बातों पर अमल करना, यह सबसे बड़ा अस्त्र होना चाहिए एक स्टूडेंट का, तभी उसको विजय प्राप्त होगी। अदरवाइज वो विफल रहेगा जीवन में। अगर आप अपनी नॉलेज और मेरी नॉलेज को लड़ाने का प्रयास करोगे, सो यू आर नॉट माई स्टूडेंट, यू आर कॉम्पिटिटर फॉर मी। आप अपने अस्त्रों को साइड रखें, धैर्य धारण करें,
भरोसा रखें, ये दो अस्त्र निकाल कर रखे मेरे लिए, मैं आपको विजय दिलाऊंगा, आप बेफिक्र रहें। तो थर्ड, ये क्यों होगा, कैसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये ड्रामा क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, समझ में नहीं आया, उससे मैं निकाल दूंगा, लिख के दे रहा हूं, ठीक, शांति रखें। फिर जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ आगे बढ़े तो हमें कॉस पॉजिटिव मिला और सेक पॉजिटिव मिला, बाकी सब नेगेटिव मिले। इसीलिए आप लोगों को पढ़ा दिया जाता था कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चार क्वाड्रेंट है। तो ASTC, हिंदी में कोई अष्टक पढ़ लेता था इसको, अष्टक। अष्टक क्या मतलब है अष्टक? कोई पढ़ता है ऐड शुगर टू कॉफी, कोई पढ़ता था ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो ये याद करने के तरीके बनाए गए थे, ये तरीके आप अमल में ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पापा बीड़ी पियोगे, हां हां बेटा। तो चाहे जैसे पढ़ो, सिर्फ दिमाग में ये सेव करने के कुछ तरीके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन से शुरू होगा, साइन कॉसेक, साइन और उसका उल्टा, टेन कॉट, कॉस सेक, ये पॉजिटिव होंगे चारों क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव होगा, ठीक। ये तो हुई बात कि ऐसा होता है, ये बात हुई किसकी, ऐसा होता है। अब हम बात करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होता है यहां तक समझ में आया तो मुझे बताएं, फिर मैं बात करूंगा ऐसा क्यों होता है। ये तो बात हुई कि ऐसा होता है, लेकिन अब मैं बात करूंगा ऐसा क्यों होता है, जो जानना जरूरी है। बताएं जरा फटाफट। एक CDS की क्लास है जिसमें मुझे समय का पता नहीं चलता यार। अनोख जी, ये मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने बताया था जब मैं 11th 12th में पढ़ाता था। तो मैं ये सिखा रहा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कहता है सर मैं बना के दिखाऊं। मैं कहा हाँ। कह रहा पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। मैं कहा बेटे पापा से पूछ लेना एक बार, बताएंगे। स्क्रीन फिक्स करवाइए, शेक हो रहा है। शेक तो नहीं होना चाहिए यार, यार यहां तो नहीं हो रहा है सच। 2 दिन की बात है, जरा हम पटना में हैं अभी, 2 दिन बाद हम एक बार पहुंच जाएं, 17 तारीख को 18 को क्लास होगी आपकी, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, ठीक है। ऑल स्कूल ट्यूशन छोड़ो, हाँ। चलो कोई तो टीचर खुश है इस बैच से। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, क्लियर। नहीं, मैं सब बैचेस से खुश रहता हूं, मुझे मुझे पता है पढ़ने वाला बच्चा मेरा पढ़ रहा होगा, संतुष्ट होगा, ज्ञान पूरा मिल रहा होगा। जिसको नहीं पढ़ना यार, टीचर को परेशान करोगे तो क्या फायदा। चलिए, अब चलिए अब करते हैं यार, हमारे यहाँ कोई मुझे लगता नहीं है स्क्रीन पे, मतलब आंसर से हाँ मिले, क्यों नहीं मिले, फोटो है हमारे पास उनके साथ मिलने की। चलिए, अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसका यूज क्या है, क्वाड्रेंट्स का यूज क्या है, एंगल्स का पता लगाने के लिए इसका यूज है। जरा मुझे 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट नहीं 1 ही मिनट दीजिए, मैं जरा वॉशरूम से आता हूं, पानी बहुत पी लिया है, ठीक है, 1 मिनट बाद, ठीक है।
चलिए, हेल्प इन केमिस्ट्री, बताओ मैथ के टीचर से केमिस्ट्री की बात कर रहे हो यार तुम, कैसे बालक हो यार तुम। चलिए ध्यान से सुने अब शांति से मेरी बात को, बहुत जरूरी है। मैं आज सिर्फ बेसिक बेसिक खत्म कर रहा हूं, फिर कॉन्सेप्ट्स और आते रहेंगे। आप अपने देखो सुनो मेरी बात ध्यान से सभी लोग, अब बातें नहीं, तुम ऐसे बातें करते रहोगे मुझे बंद ही करना पड़ेगा। एक काम करें आज से ही, एक अपनी डायरी बनाए या कोई स्पाइरल रजिस्टर ले, स्पाइरल रजिस्टर लेकर आप अपने कॉन्सेप्ट को लिख लें, बेसिक्स को लिख लें। वो फॉर्मूला बुक के नाम से सेव करें उसको, मतलब फॉर्मूला बुक, सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिखने उसमें। आपने टॉपिक डाला ट्रिग्नोमेट्री, जैसे जैसे पूरा बेसिक मैं यहां पर बता रहा हूं ये सब आपको मिलेगा, ये सब आपको मिलेगा जैसे, तो हर चीज को एक एक तरीके से नोट्स बनाते हुए चले और अपने शॉर्ट नोट्स में लिखे भी आखिर क्यों, कारण क्या है, वो कारण बहुत जरूरी है लिखना, ठीक है। जब आप ये सारी चीजें लिखेंगे तो आपके बढ़िया नोट्स तैयार होंगे। फिर जब हम क्वेश्चंस पर आएंगे तो क्वेश्चंस का एक कॉन्सेप्ट होगा और उसका एक क्वेश्चन होगा जो फिर आप अपने नोट्स में लिखें, जहां सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हैं। एक फॉर्मूला बुक होना चाहिए, एक नोटबुक होना चाहिए और एक रफ रजिस्टर होना चाहिए। रफ रजिस्टर का इस्तेमाल आप करेंगे क्लास के दौरान, जब मैं आपको सवाल दूंगा कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद, तो उस सवाल को ट्राई करके आंसर निकालना उस रफ कॉपी पे करेंगे। क्लास के बाद आप उसके नोट्स में पहले फॉर्मूलेज लिखेंगे और फॉर्मूले के बाद जो क्वेश्चंस कराए गए हैं उनको लिखेंगे। तो इससे आपके जो रजिस्टर तैयार होगा वो एट द एंड एग्जाम के पास रिवीजन करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। और इसको हैबिचुअल कर लो, डेली करना है, जब जब क्लास होगी ये करना ही करना है। और हर संडे को सिर्फ मुश्किल से आधे घंटे उन पन्नों को देखते देखते धीरे धीरे पलटना है कि अच्छा ये ऐसा हुआ, दिमाग में उसकी कैलकुलेशन चलनी चाहिए, ये इसलिए हुआ था, ये इसलिए हुआ था, ये इसलिए हुआ था, ये इसलिए हुआ था, इसलिए हुआ था, ठीक है। चलो क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे थे, क्वाड्रेंट्स में हम आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजों को समझेंगे। देखो तो पहले वाले में सारे पॉजिटिव क्यों होते हैं, पहले इस पर चर्चा जरूरी है, थोड़ा सा करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। देखो हम सभी लोग जानते हैं ये क्वाड्रेंट्स जो है एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है जिसको हम नेगेटिव एक्सिस भी कहते हैं, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है जो वाई की नेगेटिव एक्सिस होगी। और ये जो है वो ओरिजिन पॉइंट है, इसको क्या बोला जाता है, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। अब ध्यान से सुनिए, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ये 90 डिग्री होगा, सभी को पता है 90 डिग्री है, क्योंकि 0 ये 90 ये, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। मैंने क्या किया, यहां से एक लाइन खींच दी जो मेरी हाइपोटेनस बनी। अगर मैं इसको एंगल मानता हूं, यहां पर थीटा मानता हूं, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है, राइट। मैंने परपेंडिकुलर और बेस को किस डायरेक्शन में बनाया है, यहां से इसकी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, यानी कि प्लस का रहेगा, यहां से इसको ऊपर की तरफ ले गया हूं, यानी कि ये भी प्लस का रहेगा हमारे पास। मतलब जो भी दूरी में चल रहा हूं, जो भी डिस्टेंस में कवर कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक की, कहां से कहां तक की, यहां से लेकर यहां तक की जो भी दूरी तय कर रहा हूं वो पॉजिटिव साइड चल रहा हूं, यानी कि डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगी। और इस पॉइंट से ऊपर की तरफ गया तो ये भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये वाई एक्सिस जो है, वाई अक्ष जो है वो पॉजिटिव साइड जा रहा हूं, तो ये भी पॉजिटिव होगा, राइट। ठीक, अब सुनिए, जब मेरे पास परपेंडिकुलर पॉजिटिव, मेरे पास बेस पॉजिटिव, तो हाइपोटेनस जब मैं निकालूंगा, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और जब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये तो ऑटोमेटिकली प्लस का आएगा ही आएगा, ये ऑटोमेटिकली प्लस का आएगा ही आएगा, आएगा ना। तो बेटा जब परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव, तो आपने पढ़ा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जब ये सब कुछ पॉजिटिव है मेरे भाई, तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब कुछ ही तो पॉजिटिव आएगा। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। बात क्लियर हुई। कारण
क्योंकि साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पर डिपेंड करती है, और मेरा परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेनस पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव हैं तो मुझे आंसर भी पॉजिटिव मिलेगा, तो मेरा साइन भी पॉजिटिव होगा, मेरा कॉस भी पॉजिटिव होगा, मेरा सेक भी पॉजिटिव होगा, कॉट भी पॉजिटिव होगा। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। ये सिर्फ सुना था कि सब पॉजिटिव होते हैं, कारण ये है। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा, कि मान लीजिए सर इधर बनाए तो बनाओ, लो 90 डिग्री। अब आप इधर से इस तरफ गए हैं और एंगल आपने ये बनाया थीटा इधर। तो जब आप इधर से इस तरफ गए हैं तो आप ओरिजिन पॉइंट से, मूल बिंदु से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, यानी कि आपका बेस इस बार नेगेटिव होगा, क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर तो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि परपेंडिकुलर यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन बेस कैसा हो गया, नेगेटिव। आप हाइपोटेनस निकालोगे ये पॉजिटिव ही आएगा, निकाल के देख लो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, माइनस का स्क्वायर करोगे तब भी प्लस होगा, और इन दोनों प्लस का मतलब इनका रूट लोगे तो हाइपोटेनस आएगा, क्योंकि हाइपोटेनस क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब ये बेस नेगेटिव होने के साथ स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, तो हाइपोटेनस तो ऑलमोस्ट हमेशा पॉजिटिव आएगी आएगी। तो अब हमारे पास बेस नेगेटिव है, ध्यान से सुनना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो बेस नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव क्या होगा, ये दोनों। अच्छा ये क्या होता है, साइन, ये होता है साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक। तो जब ये दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं सिर्फ, क्योंकि जब मैं कॉस लूंगा तो बेस मुझे नेगेटिव वैल्यू देगा, तो इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाएगा, टेन नेगेटिव हो जाएगा, सेक नेगेटिव हो जाएगा, और कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा। सिर्फ यही दोनों हमेशा प्लस के रहेंगे, तो जिसकी वजह से ये आते हैं साइन और कॉसेक, ये क्या हो गए, पॉजिटिव। बाकी सब देख लो, ये कॉस की वैल्यू और सेक की वैल्यू, ये टेन की वैल्यू और कॉट की वैल्यू, इसीलिए ये नेगेटिव हो गए। बात क्लियर हुई। अब मैं तीसरे क्वाड्रेंट में जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा, जाओगे आप। अब इसको यहां से मिला दो, ये 90 हो गया। तो अब देखो बेस भी नेगेटिव और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, लेकिन हाइपोटेनस प्लस का ही रहेगा, हाइपोटेनस पॉजिटिव ही रहेगा। और बेटे पी अपॉन सॉरी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ध्यान से देखो, पी नेगेटिव और बी नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। लेकिन ध्यान से देखो ये क्या बनाएगा, 10। अच्छा नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव, यानी कि 10 हो गया प्लस का, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, दोनों कैसे हो गए, प्लस के। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 इसीलिए किसका हो गया, प्लस का, और 10 का उल्टा ये भी हो गया प्लस का। बाकी ये पूरा नेगेटिव, ये पूरा नेगेटिव, बाकी के चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हो गए नेगेटिव। क्या हो गए, नेगेटिव। अगर बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव हो गए तो यही दो बचे पॉजिटिव। 3 मैंने आपको सिखाए, क्या चौथा आप खुद नहीं सीख सकते हैं, बताओ। बेस पॉजिटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव। मुझे एक बात बताओ, क्या कारण पता चला आज कि क्यों सब पॉजिटिव हैं, क्यों सब नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, क्यों, कारण क्या था, क्या अभी आपको पता चला। मजा आया कि नहीं। आज तो क्लास में टाइम का ही नहीं पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लंबा खींचे।
एंगल चेंज कर दो एनडीजी तब भी कुछ नहीं होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं। नहीं, एच ऑलवेज पॉजिटिव, हाइपोटे आप लगा दो पाइथागोरस, हो जाएगा। थर्ड में एच पॉजिटिव कैसे, नेगेटिव होना चाहिए, क्यों भाई? हाइपोटेनस जब आप निकालोगे तो एच का स्क्वायर क्या होता है? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आप मुझे एक बात बताओ, ये बेस पर कुछ तो नेगेटिव साइड होगी, मान लो मैं कह रहा हूं -2 तक चले, तो उसका स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा ना बेटा। और परपेंडिकुलर भी अगर मैं कह रहा हूं नेगेटिव है, तो परपेंडिकुलर अगर मैंने मान लिया -3 चले हैं, तो उसका स्क्वायर करोगे तब भी तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमें तो डिस्टेंस पॉजिटिव ही मिलेगी ना, एच। एच हमें तो पॉजिटिव ही मिलेगी ना हमेशा। हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि बेटा इनका स्क्वायर होता है, तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है, नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है। इस कारण से हाइपोटेनस हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ऑलवेज। किसी भी क्वाड्रेंट में जाओ, सभी जगह हाइपोटेनस पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। एंगल चेंज करने पर भी यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल चेंज करने पर भी यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट ऑलवेज कम्स विद बोथ पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ आता है बिल्कुल, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं बननी चाहिए, क्योंकि अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो 25 आता है, -5 का स्क्वायर करें तो भी 25 आता है, लेकिन 25 का रूट लेंगे तो 5 आएगा, लेकिन -25 का रूट लेंगे तो 5 के साथ आई भी आता है, आयोटा आ जाता है। इस पर चर्चा होगी हमारी नंबर सिस्टम में, जब नंबर के बारे में बता दूंगा, ठीक है? ओके, बेफिक्र रहो बेटा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। सीडीएस में एक ऐसी जगह है जहां मैं खुल के मैथ्स को एंजॉय करता हूं, अदरवाइज सब में मेरे को सिकुड़ना पड़ता है कि यार ये रहने दो, बच्चा पागल हो जाएगा। इसमें मैं खुद खुल के आता हूं कि यार बहुत डीप में ले चलो। लेंथ नेगेटिव क्यों हो सकती है? एक्सिस की वजह से नेगेटिव है, एक्सिस, लेंथ की बात नहीं है, एक्सिस की बात हो रही है। तीन 360 के आगे एंगल कैसे पता चलेगा? डोंट वरी माय ब्रदर, आई एम हियर। अभी हम 720, 210, चाहे कितना भी एंगल होगा, हम सब निकालना सिखाएंगे। आप थोड़ा सा सब्र करें, बस मैं ये बोलूंगा, थोड़ा सा सब्र करें, आप शांत रहें थोड़ा सा। तुम जो सोच रहे हो, जैसा भी सोच रहे हो, वो हम सब बताएंगे, सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। थोड़ा सा क्या चाहिए आपका? सब्र चाहिए, टाइम निकलता जा रहा है। चलिए, तो क्वाड्रेंट्स पर वापस आते हैं। कारण हमने सीख लिया है, एएसटीसी क्यों होता है वो भी हमने सीख लिया। अब मैं आपको बताता हूं एंगल ट्रांसफॉर्मेशन की, एंगल कैसे चेंज होते हैं। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसेट का मतलब होता है, अरे यार मेरे से जो मैं पढ़ा रहा हूं पहले वो तो पढ़ लो यार, सारे चैप्टर आप ही पढ़ाना, आगे का दुख पहले लिए बैठे हो, पहले समझ तो लो, सब समझ तो लो, आगे का दुख लेकर मत बैठो मेरे भाई। अरे कुछ भी कर लो, आसाम ले यार, हद देखो सर, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये अरे मजाक के मूड में मत आओ यार। देखो योगेश जी, सी सेट, सी सेट कुछ है भी इसके सामने, सी सेट इसके सामने कुछ भी नहीं है यार। मजाक के मूड में मत आओ, मैं बहुत पढ़ाने के मूड में हूं। हाउ इज द बेस इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में बेस क्यों नेगेटिव है, मैं आप समझिए। बेस इसलिए नेगेटिव है, ये एक्स, आपने ग्राफ नहीं पढ़ा है क्या? ग्राफ पढ़ा होगा यार, ग्राफ में इतना तो ध्यान होगा ही तुमको कि जब हम ग्राफ बनाते थे तो ये 0 होता है, इधर चलेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और डॉट डॉट आगे भी, इधर से ऊपर जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, इधर जाओगे -1, -2, -3, -4, और इधर जाओगे तो -1, -2, -3, -4। तो बेटा जब यहां से आप इस तरफ बढ़ोगे तो नेगेटिव डिस्टेंस चल रहे हो, आप कहां चल रहे हो? नेगेटिव डिस्टेंस चल रहे हो। तो इसीलिए जब हम इससे इधर की तरफ गए हैं, ये डिस्टेंस लिए, तो हमने बेस को नेगेटिव लिया है, ठीक है ना? और मुझे लगता है कि यही सब बोल बोल के ना आप लोगों को, बाकी टीचर्स को नाराज कर देते हो। मेरे अंदर पेशेंस बहुत है,
बट स्टिल अगर मुझे लगेगा कि भाई मेरा कोर्स पीछे हो रहा है, मैं समझा नहीं पा रहा हूं, मैं चैट नहीं खोलूंगा, फिर मैं अपने ही रिदम में चलूंगा, तुमको समझ में आए ना आए। प्यार से पढ़ा रहा हूं तो प्यार से पढ़िए, प्यार से पढ़ा रहा हूं, प्यार से पढ़िए। आराम से पढ़ाऊंगा, तुम्हारे लॉजिकल सवाल होंगे, जवाब जरूर दूंगा। जैसे पूछा किसी ने कि नेगेटिव क्यों होगा, ये नेगेटिव क्यों हो रहा है, वो नेगेटिव क्यों हो रहा है, मैं सब समझाऊंगा। आप थोड़ा सा सब्र करिए बस। हमने कहा आपको एक ही बात बोला, सब्र और धैर्य धारण करें और कुछ नहीं चाहिए। चलिए वापस आ जाइए यहां पर। यहां पर क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि कोई एंगल है, जैसे मैं अब एंगल की बात कर रहा हूं, प्लीज शांत रहें। अब को बंद करता हूं मैं, ठीक है। मैंने कहा कि कोई एंगल है 45 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? आप बोलेंगे 45 डिग्री है, 0 से 90 के बीच में यहां लाई करेगा। मैं बोलूंगा कि मुझे बताओ 105 कहां लाई करेगा? तो एंगल 105 90 से ज्यादा, 180 से कम है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो एंगल कहां पर लाई करेगा यह आपको पता होना चाहिए। एंगल कहां पर लाई करेगा यह आपको पता होना चाहिए। और बहुत बेसिक सी चीज है यार, कौन सा एंगल कहां लाई करेगा 0 से 360 के बीच में। कोई अभी सोच रहा था, कह रहा था कि सर मान लीजिए 540 डिग्री पूछ लिया जाए तो। बेटा एक बात बता, 0 से घूमे, वापस आ गए 360, 540 जाने के लिए 360 से कितना दूरी पर है? आपको 540 चाहिए, आप 360 तक आ गए हो, तो सिर्फ 180 डिग्री और घूमना है ना। तो मुझे एक बात बताओ, जब 0 से चल के घूम के यहां तक पहुंच गए हो 360, तो 180 और घूम जाओ, ये लोग पहुंच गए 540, लोग पहुंच गए 540। कोई कहते 580, तो 540 यहां खत्म हुआ, यहां से 40 और आगे, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। उस पर हम आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं यार। सोचो ये चीजें मैं कितने साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे लिए कितनी बोरिंग होगी, बट सोचो मैं कितना इंटरेस्ट ले रहा हूं। क्यों? तुम्हें इंटरेस्ट आए, और तुम ये सोचते हो कि हम फालतू के सवाल करके इस टीचर का दिमाग भटका दे ना, नहीं कर पाओगे बालक। मैं अपने सब्जेक्ट में बहुत डेडिकेटेड हूं और पढ़ाता हूं बहुत मन से, तो सीखने वाला कोई हो तो। चलिए, तो कोई भी एंगल कहां लाई करेगा यह आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो एंगल फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा, कहां होगा यह आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए 90 माइनस थीटा, मैंने क्या कहा, 90 डिग्री माइनस थीटा कहां लाई करेगा? 90 डिग्री ये रहा, और 90 में से माइनस हो रहा है, माइनस होगा मतलब पीछे वाले क्वाड्रेंट पे गिरेगा, यहां पर कहीं गिरेगा फिर। और मैं कह दूं 90 प्लस थीटा, तो 90 ये रहा, इससे प्लस होते ही कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। मैं कह दूं 180 प्लस थीटा, 180 यहां है, प्लस होते ही हम आगे बढ़ जाते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो एंगल कौन सा कहां लाई कर रहा है, पहली एक चीज ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरा कि 90 डिग्री या 270 डिग्री, या मैं कह दूं ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में हमेशा रिवर्सल लगेगा। हर चीज का कारण दूंगा, परेशान मत हो। और 180 डिग्री और 360 डिग्री ये इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है ऑफ, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। क्या लिखा है ये मैंने, मैं समझाता हूं। जैसे 90 डिग्री में 1 का मल्टीप्लाई करोगे आएगा 90, 90 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 180, 90 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 270, 90 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे, ये 90 है मैं 0 ले रहा हूं, 90 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 360, 90 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे 450। तो ये देखो ये इवन मल्टीपल है, और मैंने कहा इवन मल्टीपल ऑफ 90, और ये ऑड मल्टीपल है 1 3 5, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90। ऑड मल्टीपल मतलब 90, 270, 450, एक एक छोड़कर और भी आते रहेंगे, और इवन 180, 360, आगे और भी आते रहेंगे, है ना, 540। तो जब यहां पर आपको 90 के
ऑड मल्टीपल दिखाई दें तो आपको लगाना है रिवर्सल। रिवर्सल क्या है अभी समझाता हूं। और जब आपको 180 और 360 यानी कि इवन मल्टीप्लाई दिखाई दे तो आपको करना है कोई चेंज नहीं, नो चेंज। समझाऊंगा, 2 मिनट दो आप मुझे। रिवर्सल क्या है? रिवर्सल है हमारे पास कि साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में। कारण भी दूंगा, थोड़ा सब्र बस। मैंने कहा ना एकदम कोई नई चीज आती है तो दिमाग में आता है कि क्यों, मैंने कहा बिना कारण के नहीं छोड़ूंगा। टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में, सेक चेंज होगा कॉस में और कोसेक चेंज होगा सेक में। ये है रिवर्सल। ये क्यों है बताऊंगा, ये क्यों लगता है ये भी बताऊंगा। अब सुने ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि आपको पता करना है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? तो सबसे पहले एंगल देखो क्या है, 180 माइनस 180 से माइनस इस क्वाड्रेंट में है। एंगल डिसाइड करेगा कि वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में गिर रहा है जिसमें साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। और दूसरा 180 है और यहां कितना लिखा है 180, और 180 में हमने कहा कोई चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन आएगा और एंगल लेकर आएगा अपने साथ थीटा। कितना एंगल लेकर आएगा? थीटा लेकर आएगा। कितना लेकर आएगा? थीटा। जैसे मैंने कहा कि आपसे पूछा साइन 150 की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हो कि साइन 180 डिग्री माइनस 30, क्योंकि 180 में से 30 जाएगा 150 ही आएगा। ठीक है, 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर कितना है? 30। इसका मतलब जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही साइन 150 की वैल्यू होगी। अब बहुत लोग अभी एकदम दिमाग चलना शुरू हुआ है तो एकदम कहेंगे कि गुरुजी क्यों 150 को आप 90 प्लस 60 क्यों नहीं लिख सकते हो, 90 डिग्री प्लस 60 क्यों नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो भाई, मैंने मना नहीं किया, तरीके बहुत हो सकते हैं। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? 90 प्लस होते ही सेकंड क्वाड्रेंट में, जिसमें साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। और 90 में चेंज करो, 90 में चेंज करो, 90 में रिवर्सल लगता है, 90 में रिवर्सल लगता है, साइन चेंज होता है कॉस में, यानी कि इसकी जगह पे कॉस कितना आएगा? 60। साइन 30 1/2 होता है और कॉस 60 भी 1/2 होता है। तो साइन 150 चाहे मैं यहां से निकालूं चाहे मैं यहां से निकालूंगा, मेरी वैल्यू सेम आएगी, मेरी वैल्यू सेम आएगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो होता है कि ये एंगल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो डिपेंड करता है दो चीजों पर, कि पहली बात वो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, और दूसरी बात कि रिवर्सल लगेगा या चेंज नहीं होगा। ये दो चीजें मेरे को बस यहां पर सिखानी थी कि एंगल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। आप लोग रटते रहे बचपन से क्या कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। सारे पॉजिटिव होते हैं, क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होंगे। अब चूंकि 90 90 चल रहा है तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में तो कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। सारे कितने लिख दिए मैंने? अच्छा, कोसेक का भी लिख दो लो, कोसेक 90 माइनस थीटा तो क्या होगा? सेक थीटा। मैंने ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं। अब आप सुने, आपका काम क्या है कल तक, ये सारे बेसिक करके आएंगे आप। दूसरा, मैंने 90 माइनस थीटा लिखा है, आप इसी के 90 प्लस लिख के लाएंगे, तो इसके 6 बनेंगे टोटल इसी तरीके से।
फिर एक बनेगा 180 माइनस का, ये बनेगा 6, और एक बनेगा 180 प्लस का, ये भी 6 बनेंगे। उसके बाद 270 माइनस का बनेगा, ये भी 6 बनेंगे, और 270 प्लस का बनेगा, ये भी 6 बनेंगे। फिर 360 डिग्री माइनस थीटा का भी 6 बनेंगे, और 360 डिग्री प्लस थीटा का भी 6 बनेंगे। तो टोटल कितने बनेंगे? 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 सत्ते 42, 42 वैल्यूज ऐसी होंगी टोटल, जो आप लिख कर लाएंगे खुद से सोच कर कि ये चेंज होगा कि नहीं होगा। मैं आपको ये रिवर्सल क्यों लग रहा है, रिवर्सल, इसके बारे में कल डिस्कस करूंगा, और सभी से चाहूंगा कि खुद भी आप ढूंढ कर लाएं, आप खुद भी ढूंढ कर लाएं कि ऐसा क्यों है। ठीक, ये काम आपके लिए मैं छोड़कर जा रहा हूं, इतना ये वैल्यूज आप बनाएंगे। मैंने ये बना दी 6, वहां 7 वैल्यूज अभी भी पेंडिंग है। 4 क्वाड्रेंट्स में 2 2 बनती है। क्या वादा करते हो ये करके आओगे? पक्का? देख लो भाई, क्योंकि 7:30 पे फिर से क्लास है। हाँ, कोशिश करो। हाँ बिल्कुल लिखो, बहुत जरूरी है। 90 मैंने लिखा इवन मल्टीपल, बेटा इवन मल्टीपल, यहां ध्यान से देखो ना। इवन मल्टीपल तो 90 का इवन मतलब 2 से गुणा, 4 से गुणा, 2 से गुणा, 4 से गुणा, इन सब से, ठीक है ना। और ये 1 से 3 से, ये ऑड है, ये इवन है। लैंग्वेज को समझो, ऑड इवन का फर्क क्या होता है। ग्राफ की वजह से करेंगे। तो फिर कल मिलते हैं, अभी तो 7:30 से क्लास है ना। हाँ मुझे याद हो, सब याद हो। नाम से याद आ जाता है, सुदर्शन जी। गुड। तो ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय।